आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। इसको शॉर्ट में एनपीएस भी कहा जाता है। इस वीडियो पर हम जानेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत क्यों करी थी, एनपीएस में ऐसे कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जिसके लिए ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करते हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर आप भी अपना एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कहां से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और साथ ही जानेंगे एनपीएस के फीचर और स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे आप एनपीएस में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे आपको वहां से रिटर्न्स मिलते हैं। और जानेंगे कि आप एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको कितना रिटर्न्स मिल जाता है, इसका रिटर्न कैलकुलेट कैसे करते हैं, और साथ ही लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत गवर्नमेंट ने 2004 में गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए किया था ताकि उनको उनके रिटायरमेंट के पश्चात फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। यह एक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, बट इसमें ट्विस्ट यह है कि इसमें आप रेगुलर पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और आप जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो पैसा आपको हर साल एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाता है और आपको रिटायरमेंट के समय तक एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके देता है जिससे आप अपने रिटायरमेंट को अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इसमें इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एनपीएस के इन सारे बेनिफिट्स और उपयोगिता को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2009 में एनपीएस को पीएफआरडीए को सौंप दिया और इस प्लान को सारे इंडियन इंडिविजुअल के लिए ओपन कर दिया ताकि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सके, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा सके। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आपके जो एनपीएस है उसको मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है। नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत के पीछे गवर्नमेंट का एक और खास मोटिव था ताकि लोगों को डिसिप्लिन सेविंग के बारे में समझा सके, इन्वेस्टमेंट के प्रति उनको जागरूक किया जा सके और साथ ही साथ उनको रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा कॉर्पस भी इकट्ठा करते बने। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस की शुरुआत की गई। तो चलिए जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्यों एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्यों आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप जो पैसे डिपॉजिट करते हैं वो आपका इक्विटी मार्केट पर भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो भी पैसा आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। जब से नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक इसमें एवरेज 10 से 11% का रिटर्न दिया है, जिसके कारण से ये जो रिटर्न्स है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट के अदर जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, सेविंग प्लान है, उससे ज्यादा है। इसका दूसरा रीजन है इसमें मिलने वाले टैक्स बेनिफिट जो कि आपको अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से काफी ज्यादा मिलता है। गवर्नमेंट के जो और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, या फिर आपके जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है वो हो गए, आपके होम लोन के जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उस पर आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स रिबेट मिलता है। लेकिन आप जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको EEE टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि एनपीएस में जितना भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से जितना भी आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और जो भी आपको मैच्योरिटी मिलता है उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी की जो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलती है जिससे आपको काफी सारे टैक्स का फायदा हो जाता है। एनपीएस में जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है 80C के अंदर जो सब सेक्शंस होते हैं उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जो पहला सब सेक्शन है वो 80CCD का सेक्शन फर्स्ट है जिसमें आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलता है। इसका जो दूसरा सब सेक्शन है 80CCD 1B के तहत आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इसका जो तीसरा सब सेक्शन है 80CCD 2 के तहत, तो यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर आपके लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन करता है जो कि आपकी सैलरी का 10% होता है उस पर भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको एनपीएस में कितना सारा टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, प्लस आपको आपकी सैलरी का 10% भी आप यहाँ से टैक्स बेनिफिट के रूप में ले सकते हैं, जो कि अगर आप देखें अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अपेक्षा तो आपको इसमें काफी ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि एनपीएस में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भारत के रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में वह अपना अकाउंट एनपीएस में ओपन करा सकता है
और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन में जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते हो। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कि काम करता है, पैसे कमाता है, वो अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में पैसे जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डॉक्यूमेंटेशंस की तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट देना होता है। अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना होता है जहां पर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा दें। अब बात करें कि आप अपना अकाउंट कहां पर ओपन करवा सकते हैं, तो आप अकाउंट अगर ओपन करवाना चाहते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप ईएनपीएस के साइट पर भी जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ईएनपीएस का जो मोबाइल एप्लीकेशन वो भी डाउनलोड करके आप उसमें अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी रजिस्टर्ड बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं जो कि पीएफआरडीए के साथ में रजिस्टर्ड है, और वहां पर आप अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करना चालू कर सकते हैं। जब आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाता है तब आपको एक 12 डिजिट का यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है जिसको शॉर्ट में प्रान भी बोलते हैं। तो ये जो यूनिक रिटायरमेंट नंबर होता है आपका, यही आपके सारे जो पेंशन होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, आपको उसको विड्रॉवल करना चाहते हैं उसके लिए काम आता है। जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है, पैन नंबर होता है, वैसे ये आपका रिटायरमेंट नंबर होता है। यहाँ पर आपको जो पेंशन अकाउंट होता है वो जिंदगी में सिर्फ आप एक ही बार ओपन करवा सकते हो। एक व्यक्ति सिर्फ अपना एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि मेरा अगर अकाउंट 2 बैंक 3 बैंक में तो मैं तीनों जगह पर अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक अकाउंट नंबर ओपन किया जा सकता है जो कि प्रान नंबर से उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। अकाउंट ओपन होने के पश्चात आप उसमें कैसे डिपॉजिट करना है, आप मंथली करना चाहते हो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट या नेच मैंडेट सेट करा के हर महीने ऑटो पेमेंट कर सकते हैं। बस आपको अपने अकाउंट में पैसे डालना और अपने अकाउंट से पैसे कट के वो जो पैसा एनपीएस के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर लोगों का एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम अकाउंट ओपन करवाए तो हमको कहां पर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कि हमको इस बैंक में ओपन कराए फिर दूसरे बैंक में ओपन कराए। तो यहाँ पर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सिक्योरिटी मिलती है वो आपको गवर्नमेंट का ही मिलता है, क्योंकि एनपीएस गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के मामले में कोई भी परेशानी नहीं होती। आपका जो भी अकाउंट ओपन होता है, जो बैंक होती है फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो गवर्नमेंट को भेज देती है। जो भी आपका पैसा होता है, जो भी सिक्योरिटी होती है, प्रॉपर आपको गवर्नमेंट से मिलता है। जो भी रिटर्न मिलता है वो भी आपको गवर्नमेंट से मिलता है। तो आप बेफिक्र होकर किसी बैंक पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जहां पर आपका सेविंग अकाउंट है वहां पर भी करवा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही रिस्क लगता है तो आप डायरेक्ट एनपीएस के साइट पर भी जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एनपीएस में आपको कितने प्रकार के अकाउंट मिलते हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नेशनल पेंशन स्कीम को पीएफआरडीए मैनेज करती है। तो यहाँ पर पीएफआरडीए आपको 2 प्रकार के अकाउंट का ऑप्शन देता है। पहला होता है आपका टीयर 1 अकाउंट जो कि बेसिकली पेंशन अकाउंट होता है। दूसरा होता है आपका टीयर 2 अकाउंट। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टीयर 1 अकाउंट की। तो जो टीयर 1 अकाउंट होता है वो प्योर आपका पेंशन फंड होता है। इसमें अगर आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसका 1000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर है। 1 साल में आपको मिनिमम 1000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो अकाउंट ओपनिंग होता है इसमें मिनिमम आप 500 रुपए देके आप इसमें अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं, और 500 रुपए पर कंट्रीब्यूशन कम से कम आपको इसमें करना होगा। अगर आप मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यह अकाउंट आपका नॉन विड्रॉवेबल होता है। आप इस अकाउंट को कभी भी ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर सकते, और इसमें आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर हम बात करें टीयर 2 अकाउंट की तो ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसे आपका म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही आपका टीयर 2 अकाउंट होता है। इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो मिनिमम इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1000 पर फाइनेंशियल ईयर होता है। यहाँ पर आप अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो पर कंट्रीब्यूशन मिनिमम आपका 250 रुपए से आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये जो अकाउंट होता है आप इसको कभी भी इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इसको कम से कम आपको 1 साल यहाँ पर रखना पड़ता है। ये क्योंकि आपका प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है, म्यूचुअल फंड के जैसा, इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का आपको टैक्स बेनिफिट
नहीं मिलता है। इसमें जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, इससे जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक कंडीशन इसमें यह है कि अगर आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में टीयर 1 अकाउंट पहले से होना चाहिए। अगर आपके पास में टीयर 1 अकाउंट नहीं है तो आप टीयर 2 अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, लेकिन टीयर 1 अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कराएं। तो सिर्फ यही एक इसका कंडीशन है टीयर 2 अकाउंट का। तो अगर आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसको आप कभी भी क्लोज भी करवा सकते हैं। इंप्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करती है वो टीयर 1 अकाउंट पर करती है। टीयर 1 अकाउंट पर का इस खास बेनिफिट यह है कि इसमें इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है, इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है। जरूरी नहीं है कि इसमें आपको 50-50 ही करें। यहाँ पर आप चाहे तो इंप्लॉयर जितना कर रही है उससे कहीं ज्यादा इंप्लॉय भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकता है। तो आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके हिसाब से आपको इसमें रिटर्न्स मिलता जाता है। तो चलिए जानते हैं एनपीएस के स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आप जो पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। आप जो पैसे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 3 अलग अलग प्रकार के एसेट्स टाइप में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें से पहला आपका इक्विटी। इक्विटी में आपको हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। दूसरा है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होता है, आपको मॉडरेट रिस्क होता है, वैसे आपको मॉडरेट इसमें रिटर्न्स मिलता है। तीसरा होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें रिस्क काफी लो होता है और इसका जो रिटर्न्स भी है क्योंकि गारंटीड होता है इसीलिए थोड़ा सा कम होता है। अब हम आगे जानते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो आप जो पैसे अपना एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका ऑटो चॉइस का। तो ऑटो चॉइस होता है, उसमें क्या होता है आप अपने जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको पेंशन के फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो मैनेज करती है और आपको उसमें रिटर्न्स मिलता है। दूसरा ऑप्शन होता है आपका एक्टिव चॉइस, जिसको आप खुद से मैनेज करते हैं कि आपको अपना जो पैसा है कौन से एसेट टाइप में कितना पैसा लगाना है, कितना परसेंटेज उसमें एलोकेट करना है, इन सब चीजों का डिसीजन आप खुद से लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहले चॉइस की जो कि ऑटो चॉइस है, तो यहाँ पर आपको टोटल 10 फंड मैनेजर्स मिल जाते हैं आज के डेट पे। आज से 2 साल पहले यहाँ पर सिर्फ 7 फंड मैनेजर्स थे, जो कि बढ़ के 2023 में टोटल 10 हो गया। तो यहाँ पर आपका HDFC, आदित्य बिरला, LIC, ICICI, UTI, कोटक महिंद्रा, SBI, टाटा, एक्सिस एंड मैक्स लाइफ के जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपका फंड यहाँ पर मैनेज करती है ऑटो चॉइस के ऑप्शन पे। आपके फंड को कहाँ पर कितना परसेंट एलोकेट करना है, कितना आपके फंड पर रिटर्न्स मिलना है, इन सब का जो डिसीजन है सारे फंड मैनेजर्स लेती है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलता है, आप चाहे तो अपने फंड मैनेजर्स को साल में 2 बार चेंज भी कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। कौन सा फंड मैनेजर आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है आप चाहे तो उस फंड मैनेजर के पास में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 2 ऑप्शन भी देते हैं जो कि आपके लाइफ साइकिल के ऊपर होते हैं। तो अगर आप अग्रेसिव लाइफ साइकिल वाले हैं, हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपका एलोकेशन होता है उसमें आपको 75% जो फंड एलोकेशन है इक्विटी में होता है। दूसरा ऑप्शन है मॉडरेट लाइफ साइकिल। अगर आप थोड़ा कम रिस्क टेकर हैं, आपको थोड़ा सिक्योर रिटर्न चाहिए तो आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो इक्विटी में एलोकेशन होता है मैक्सिमम 50% ही यहाँ पर इक्विटी में एलोकेशन किया जाता है, जिससे आपको जो रिटर्न है वो सेफ मिले। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है आपको ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। जैसा कि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 16% 17% तक के भी रिटर्न मिल जाता है। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि हमको थोड़ा कम रिटर्न चाहिए लेकिन अपने को सिक्योर रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पर क्या लोग थोड़ा इस वाला ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आप एक्टिव चॉइस का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपने जो फंड्स हैं उसको खुद से मैनेज करते हैं। यहाँ पर आपको कितना परसेंट आपको इक्विटी में डालना है, कितना परसेंट आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना है, कितना परसेंट आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालने हैं, इन सब का डिसीजन आप खुद से लेते हैं। बस यहाँ पर एक कैप ये है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 75% का कैपिंग मिलता है। अगर आपकी एज यहाँ पर 50 साल तक है तो आप इसमें 75% जो है इक्विटी में आप अपना फंड एलोकेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इक्विटी में आपका जो पोर्शन है उसको धीरे धीरे कम करते हैं, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है आपको हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स भी मिलता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसीलिए जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है इक्विटी में आपका जो प्रपोर्शन होता है उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। अगर आपकी जो एज है वो 50 ईयर्स है तो यहाँ पर आप 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर सकते हैं। अगर आप 55 के हैं तो 62.5% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप मैक्सिमम 50% ही जो फंड अपना
इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो अपना पूरा जो फंड है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एलोकेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरा जो फंड है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन जो इक्विटी है उसके लिए यहाँ पर कैपिंग है ताकि आपको ऐसे सेफ और सिक्योर रिटर्न मिल सके। तो चलिए जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विड्रॉवल और एन्युटी के बारे में कि जब आपकी एज कंप्लीट हो जाती है 60 ईयर तो आपको इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है, फिर जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, तब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ये होता है कि जितना भी कॉर्पस आपने क्रिएट किया आप उसको चाहें तो अगले 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहें तो अगले 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जितना भी आपका कंट्री हुआ है, वो आप चाहें तो अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो उन 10 सालों में आपको और इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि जैसे आपको 60 साल में रिटायरमेंट होता है, 60 साल में आप इसमें पैसे निकालने का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसको अपनी उम्र के 70 साल तक के लिए आप आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके दूसरे ऑप्शन में आप अपना एनपीएस अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। आपका जितना भी कॉर्पस क्रिएट हुआ है उसका 60% ही आपको एज अ लमसम मिल पाएगा, मैक्स टू मैक्स। तो आपका जो 60% लमसम मिलेगा वो सारा का सारा पैसा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। आप उस पैसे को चाहे तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और आपका जो 40% कॉर्पस रहेगा वो आपको एज अ एन्युटी लेना पड़ेगा, जिससे आपको हर महीने गारंटीड पेंशन इनकम होती रहे। मान के चलिए कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट हुआ है तो वहां पर आपको 60 लाख रुपए एज अ लमसम ले सकते हैं, जिस पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, टोटल टैक्स फ्री मिलेगा। और जो आपका 40% जो पैसा रहेगा उसको आपको किसी न किसी एक एन्युटी प्लान पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जहां से आपको हर साल हर महीने आपको गारंटीड पेंशन इनकम मिलते रहे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो जाती है कि यहाँ पर आपको जो एन्युटी पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे जो भी इनकम आएगी वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा। गवर्नमेंट के बाकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान की तरह एनपीएस में भी आपको पार्शियल विड्रॉवल का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें कंडीशन ये है, कुछ स्पेसिफिक रीजंस रहेंगे जिस पर आप इसमें पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में किसी को भी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, फिर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो मेडिकल में जो भी खर्चे होने वाले उसके लिए आप इसको पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। या फिर आपके घर में आपके बच्चों की शादी करवानी है आपको, या फिर आपको कोई घर खरीदनी है, फिर आप घर बनवाना चाहते हैं, या फिर आपको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर अपना जो एनपीएस है उसको पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। बट इसमें भी दो कैच है। यहाँ पर अगर आप पार्शियल विड्रॉवल करना चाहते हैं तो आपका जो एनपीएस अकाउंट है कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा कैच ये है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 25% ही आप यहाँ से एज अ पार्शियल विड्रॉवल निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो आपका पहला एम्प्लॉयर भी आपको कंट्रीब्यूशन करती है, दूसरा एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो जितना आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको 25% ही आप चाहे तो यहाँ से पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। तीसरा कैच ये है कि आप पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 बार बस यहाँ से पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, वो भी 5-5 साल के गैप में। कभी कभी क्या होता है कि कई सारे लोग जो होते हैं वो मजाक में एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं, या फिर घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो जो इन्वेस्टमेंट है कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्री मैच्योर एग्जिट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप पूरा 100% कंट्रीब्यूशन भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि टोटल कंट्रीब्यूशन और जो कॉर्पस आपका क्रिएट हुआ है वो टोटल 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तभी आपको पूरा पैसा एक साथ यहाँ से मिल सकता है और आपका एनपीएस अकाउंट क्लोज हो सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि इसमें आपको कितने कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनपीएस ने इंसेप्शन में जब से शुरू हुए तब से 10 से 11% के रिटर्न अभी तक एवरेज दिया है। ये जो रिटर्न है वो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि इसमें आपका जो पैसा है वो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, सिक्योरिटीज मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ से आपका जो रिटर्न होता है वो काफी फ्लक्चुएट होता है, कभी आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, कभी आपको कम रिटर्न मिलता है। तो इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 10 से 11% ही, तो आप 10 से 11% ही एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हैं अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। तो यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूं जिसको आप फॉलो करके आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। इसका जो पहला टिप ये है, जितने लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा टिप यह है कि आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको एसेट्स एलोकेशन पे काफी ज्यादा ध्यान देना है।
आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन से एसेट्स पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना एसेट जो है वो धीरे धीरे एलोकेशन करते रहें और आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तीसरा टिप ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रीबैलेंस करते रहें। रीबैलेंस करने का मतलब ये है कि मार्केट कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, तो उस कंडीशन के हिसाब से जब मार्केट ऊपर गया तो आपको अपना जो पैसा इक्विटी में ज्यादा पोर्शन बढ़ा देना है। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो उस टाइम पर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उस पर पोर्शन ज्यादा बढ़ा देना है। तो उस हिसाब से क्या रहेगा, आपको जो पैसा रहेगा उस पर जो आपको रिटर्न से धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा और वो आपका जो रिटर्न है वो मैनेज रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं तो आप आज से ही एनपीएस में अपना अकाउंट ओपन करवा के अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक जरूर भेजें ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।